हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें मेटल कटायन अटैच्ड होते हैं अ ग्रुप ऑफ लिगेंड के साथ बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। हम क्यों उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं? देखो, मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है NH3, हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ये है यहाँ पर BH3 एक लुईस एसिड होता है क्योंकि बोरोन के जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये लुईस एसिड है और ये होता है लुईस बेस। लुईस बेस कौन होता है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और लुईस एसिड वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, तो ये अपने वन लोन पेयर को और इसको दे देगा बोरोन को, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा थे। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड बनी है इसको हम बोलेंगे डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल होता है वो लुईस एसिड होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिगेंड्स पर। लिगेंड्स वो कोई भी स्पीसीज हो सकती हैं, आयन भी हो सकती है और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिनको कि वो डोनेट कर सकें मेटल कटायन को। इसलिए उनको हम लुईस बेस भी बोलते हैं और वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हैं क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती हैं और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। जब लिगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट मेटल कटायन को, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। ठीक है, इसलिए हम इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, इसलिए हम इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड होते हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ये अनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये यहाँ पर कटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है तो ये कटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उनकी आइडेंटिटी रिटेन्स रहती है क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर में। और जो डबल साल्ट्स होते हैं वो अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं जब उनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। ठीक है। और डबल साल्ट्स कौन से होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक साल्ट से मिलकर बने होते हैं। इसका एग्जांपल है मोहर साल्ट, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो भी पॉजिटिव है और NH4 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 2 कटायंस हैं, इसलिए हम इनको डबल साल्ट्स बोलते हैं। ये है डबल साल्ट और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो अंडर ब्रैकेट है इस स्पेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो Cl3 है यहाँ पर, ये है काउंटर आयन या फिर इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। और ये जो 6 है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पूरे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है। और जो NH3 है ये लिगेंड है और कोबाल्ट है यहाँ पर मेटल एटम या फिर मेटल कटायन, क्योंकि यहाँ पर कटायन की फॉर्म में होता है। यहाँ पर Cl3 है। अब 3 क्लोराइड आयन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा +3 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? कोबाल्ट की। और जो NH3 होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर जो +3 चार्ज होगा वो कोबाल्ट के पास है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 होगी और उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 3 क्लोराइड आयन, जिनको हम बोलते हैं काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसे बोलते हैं लिगेंड में जो एटम होता है जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेटल कटायन के साथ, उसे बोलते हैं डोनर एटम। और नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी एटम मेटल के साथ अटैच्ड होंगे उनको हम बोलेंगे
कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे यहाँ पर देखो ये है कॉम्प्लेक्सेस कॉपर NH3 का होल 6 + 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 6 नाइट्रोजन एटम अटैच्ड हैं कॉपर के साथ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। AgNH3 का होल 2 + 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर Ag को दे रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। यहाँ पर है कोबाल्ट इथाइलिन डाइअमीन, EN होता है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। क्यों? अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें कितने डोनर एटम होते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और यहाँ पर है सीरियम NO3 का होल 6, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसका सीरियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, क्योंकि सीरियम के साथ जब NO3 जुड़ता है तो वो बाइडेंटेट के जैसे बिहेव करता है। इसका मतलब है यहाँ पर दो डोनर एटम हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है 12। अब नाइट्रेट जो होता है NO3 नेगेटिव, अगर वो किसी लार्ज एटम के साथ बाइंड कर रहा है, जैसे सीरियम है F ब्लॉक का है, इसका साइज़ बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये एज अ बाइडेंटेट वर्क करेगा, यहाँ पर ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा। लेकिन अगर ये किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ जिसका कि साइज छोटा होता है, वहाँ पर ये वर्क करता है एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये बनाता है 4 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर ये है नाइट्रेट 1 2 3 4 मेंबर रिंग बना रहा है, और 4 मेंबर्ड रिंग होती है स्ट्रेंड रिंग, जिसकी वजह से अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, अनस्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है अगर मेटल का साइज छोटा हो तो। लेकिन अगर मेटल का साइज बड़ा होता है तो वहाँ पर वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए सीरियम के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। लेकिन अगर मेटल का साइज़ बड़ा है तो वो स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर ये बाइडेंटेट के जैसे वर्क करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।